मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो क्लास में हम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन समझा था कि ये किस प्रकार से जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो जो है एक लॉ बना। और आज के इस वीडियो में हम और इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये जो एक्ट है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे ये लागू होता है, अप्लाई होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी ये जो एक्ट है, ये अधिनियम है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे जो है लागू होगा। फर्स्ट है एवरी फैक्ट्री, यानी प्रत्येक कारखाने पे जो है ये लागू होता है। नेक्स्ट है सेकेंड एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट, in which 20 or more person are employed, in which 20 or more persons are employed। अब इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है कि देखिए, पहला तो है प्रत्येक फैक्ट्री में। फैक्ट्री का मतलब क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का जो जहां पर काम किया जा रहा है उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है तो उस केस में कम से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए वर्किंग, तब उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। यदि वहां पर काम मैन्युअली किया जा रहा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प के, तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यदि 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कम से कम 20, तो उसे हम फैक्ट्री कहेंगे। तो इस प्रकार के प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं, उन सभी संस्थानों में ये एक्ट है लागू होगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री के अलावा यदि कोई अन्य संस्थान है, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। फैक्ट्री के अलावा यदि अन्य कोई प्रतिष्ठान या एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी ईयर के जो कैलेंडर ईयर है उसके किसी भी दिन काम किया है या कर रहे हैं, तो भी देखिए समझने वाली बात है कि एक दिन भी यदि 20 या 20 से अधिक लोगों ने ऐसे संस्थान में काम कर लिया है, तो उस संस्थान में भी ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो लागू होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक दिन की भी बात हो रही है। एक दिन भी काम किया है, इसका मतलब कि वो क्राइटेरिया जो है वो इन पर लागू होगा बोनस भुगतान के संबंध में। पहले जैसे पूरे साल भर जो कैलेंडर ईयर है उसमें हमेशा 19 कर्मचारी थे, 19 जो वर्कर्स, लेकिन एक दिन 20 हो गए, एक दिन 21 हो गए, तो 20 जिस दिन हो गए उस दिन से उस पर भी लागू होना ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें एक पॉइंट और है जो समझना है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की, तो उसमें ऑल डिपार्टमेंट्स, एंटरप्राइजेज, ब्रांचेज, इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। अब देखिए, कोई एक संस्थान है, उसके बहुत सारे ब्रांच हैं, तो आप उसको एक संस्थान मानेंगे या अलग अलग संस्थान मानेंगे ब्रांच के आधार पर। तो इसमें एक बात समझना, यदि सबका सेपरेट P&L अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जा रहा है, तो उसको अलग अलग संस्थान के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एक साथ ही ब्रांच तो है, बट उसमें जो P&L अकाउंट और बैलेंस शीट सबका साथ में बनाया जा रहा है, तो ऐसे संस्थानों को की ब्रांच को भी मिलाकर एक संस्थान माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट हमने समझ लिया कि प्रत्येक फैक्ट्री पर लागू होता है।
सेकेंड, फैक्ट्री के अलावा जो अदर प्रतिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें किसी भी कैलेंडर ईयर के किसी भी दिन 20 या उससे अधिक वर्कर ने काम किया है तो उस पर भी लागू होगा। नेक्स्ट है ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्ट्रीज declared by the appropriate government, declared by the appropriate government अब देखिए, यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी फैक्ट्री को डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस फैक्ट्री पर भी ये एक्ट लगेगा, तो उस फैक्ट्री पर भी ये एक्ट जो है अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, पॉइंट क्या है कि इस प्रकार के संस्थान पर जैसे जो जिस फैक्ट्री पर ये लागू नहीं हो रहा है, यदि सरकार चाहे तो उस पर भी जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू कर सकती है। लेकिन उसमें क्या चीज़ देखना जरूरी है कि सबसे पहले 2 महीने का एडवांस नोटिस, जिस भी डेट को ये लागू होगा एक्ट, उससे पहले 2 महीने पहले सरकार को ये नोटिस देना पड़ेगा उस संस्थान को, तभी सरकार ये लागू कर सकती है। और उस फैक्ट्री में कम से कम 10 वर्कर्स तो होने जरूरी है। यदि 10 से कम है तो सरकार नोटिफाई करके भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री पर ये एक्ट लागू नहीं कर सकती। 2 चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक तो 2 महीने का एडवांस में नोटिस देना है, और इस प्रकार की फैक्ट्री में जो है कम से कम 10 व्यक्ति वर्किंग होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेबल even after the number of person employed falls below 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कि जहां पर 20 व्यक्ति काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, तो उस पर ये एक्ट है यदि लागू कर दिया। लेकिन यदि ऐसे संस्थान में कर्मचारियों की घटकर संख्या 20 से कम हो जाती है तो क्या फिर भी ये एक्ट लागू होगा? आंसर इज यस, ठीक है। यदि संख्या कम हो जाती है 20 से, ठीक है ना, तब भी ये एक्ट लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि वंस एप्लीकेबल फॉर एवर, ठीक है, एक बार जो लागू हो गया फिर वो हमेशा लागू होगा, चाहे उसमें कर्मचारी 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक्ट पीछे पड़ गया तो फिर संस्थान का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए इन ऑर्गेनाइजेशंस पर तो ये लागू होता ही है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एप्लीकेबल टू सर्टेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, यानी ये जो एक्ट है कुछ सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर लागू नहीं होता। सार्वजनिक जो उपक्रम है सभी सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ उपक्रमों पर लागू हो सकता है। उसमें कंडीशंस दी हुई है। जो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट ये जो कंडीशंस है इसको समझना जरूरी है कि ये किस प्रकार के जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है
उस पर लागू होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करते हैं और प्राइवेट जो कंपनीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कंपटीशन करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस जो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का कार्य करते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपटीशन करते हैं, तो उन पर भी ये एक्ट लागू होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो अपने टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का 20% जो मैन्युफैक्चरिंग या जो प्रोडक्शन या जो सेलिंग का जो प्रोसेस है उसके द्वारा अर्न करते हैं, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू के 20% या उससे अधिक रेवेन्यू प्रोडक्शन प्रोसेस से अर्न करते हैं, सेलिंग प्रोसेस से अर्न करते हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन पर ये जो एक्ट है वो लागू होगा। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये किन ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होता है। तो पहले आप इन्हें नोट कर लें। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस डूइंग कंपटीशन with private competitors और सेकंड जो है कंडीशंस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस must have at least 20% of income percent of total gross income earned from manufacturing of such goods and services। आप ध्यान से समझ लें कि जो हम बात कर रहे थे कि जो टोटल ग्रोस अर्निंग है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उसमें उसका 20% जो कम से या उससे अधिक हिस्सा है वो इस प्रकार की वस्तुओं को के मैन्युफैक्चरिंग से प्राप्त करते हैं जिनके साथ जो है प्राइवेट का कंपटीशन चल रहा है या प्राइवेट के साथ वो compete कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर ये जो एक्ट है वो लागू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्ट नॉट एप्लीकेबल, एक्ट नॉट एप्लीकेबल
अब ये जो एक्ट है वो हम यहाँ पर जो मेंशन करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होगा। फर्स्ट है एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन LIC। देखिए जो LIC है भारतीय जीवन बीमा निगम, उसमें काम कर रहे कर्मचारियों पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलर डिफाइंड इन कॉमर्शियल डॉग एक्ट, अब देखिए ये डॉग एक्ट है, उसमें जो कर्मचारी शामिल होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं, उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है अब ये जो डॉग एक्ट की हम बात कर रहे हैं ये 1958, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा नेक्स्ट है एम्प्लॉइज लिस्टेड अंडर any scheme formulated under Dock Workers Act, Dock Workers Act 1948। तो देखिए इस एक्ट के अंडर में आने वाले कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होगा। और नेक्स्ट है एम्प्लॉइज अपॉइंटेड इन any industry operated by central, state और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कोई स्थानीय सरकार के अधीन के द्वारा जो संचालित इंडस्ट्री है, यदि उसमें कोई कर्मचारी काम करता है तो उस पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉइज appointed in non-profit organization, अब इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अब देखिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है इंक्लूड होते हैं। यदि इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई कर्मचारी काम करते हैं तो उन पर ये बोनस एक्ट है वो लागू नहीं होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस
कि रेड क्रॉस सोसाइटी और इसके सिमिलर यदि कोई सोसाइटी दूसरी है तो उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या जो भी है स्कूल, उन पर ये एक्ट है जो बोनस एक्ट वो लागू नहीं होगा। इसके साथ ही जैसे और अदर टाइप के जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, और अन्य कोई भी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पर ये लागू नहीं होगा। इसके बाद कुछ अदर इंस्टीट्यूट है जिन पर भी जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है वो लागू नहीं होता। पहले आप इन्हें नोट करें, उसके बाद हम उन इंस्टीट्यूट को लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर IFCI है। इसमें काम करने वाले जो है इन पर भी ये लागू नहीं होगा। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये भारत का जो आज़ादी के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑन्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इन पर भी ये एक्ट है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अब आप इन इंस्टीट्यूट के नेम को ध्यान में रखें और जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं उनमें किसी पर भी ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेक्स्ट UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक प्रकार से जो पब्लिक फंड है, जैसे पेंशन फंड है, ठीक है, उसको मैनेज करने का जो काम है तो ये UTI करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे IDBI, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट SIDBI, ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, इस पर भी ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट है अब इसमें जैसे लोकल बॉडीज है, केंद्र में काम करने वाले वर्कर्स पर भी ये लागू नहीं होगा। उसके बाद जो वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड इसमें भी काम करने वाले कर्मचारियों पे ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
एनी अदर, अच्छा मैं ये ऊपर लिख देता हूं, एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन institutions अब इसमें अदर देन बैंकिंग कंपनीज established in public sector, अब देखिए पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर में यदि कोई बैंकिंग कंपनी स्टैब्लिश की जाती है तो उस पर यह लागू हो सकता है, ठीक है ना। उसको छोड़कर यदि कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उस पर लागू नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया है सर, एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यदि स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर भी ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए ये जो अंतरदेशीय जल यातायात है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो इन पर भी ये लागू नहीं होता। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जो नदी है या जो झील वगैरह है बड़ी, ठीक है ना, उसके अंदर यदि कोई सामान को लाने ले जाने के लिए कोई जैसे नाव या कोई इस प्रकार का जहाज वगैरह जो चलाया जा रहा है, ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पर सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है। इनलैंड का मतलब ये एक प्रकार से ऐसे एरिया के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो क्या जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है ना, नदी है, नाले हैं, या कोई जैसे नहर है या कोई झील है, ठीक है ना। यदि समुद्र के अंदर जैसे सी वाटर ट्रांसपोर्ट है, समुद्री जहाज वगैरह, तो वो एक अलग जो पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये संस्थान है जिन पर ये जो एक्ट है वो लागू नहीं होता है, तो आप उन्हें नोट करें। इसके बाद हम कुछ एग्जेम्प्टेड जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके बारे में भी जो है समझेंगे। Exempted establishment यानी ये ऐसे प्रतिष्ठान है जिन्हें छूट दी गई है कि इन पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू नहीं होगा। फर्स्ट, if not included in the definition of factory, if not included in the definition of factory, अब देखिए फैक्ट्री की डेफिनेशन में
यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं शामिल होता है तो उस पर भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स हैविंग लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इंस्टीट्यूशंस हैविंग less number of employees as may be specified अब देखिए इसमें स्पेसिफाइड में 10 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। तो यदि 10 या 20 का जो भी केस हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तो उस केस में भी यदि उनसे एम्प्लॉय कम है तब भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस अब देखिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, प्रतिष्ठान है जो अभी नया नया स्थापित हुआ है और उसे अपनी स्थापना के 5 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसने इस 5 वर्ष के ड्यूरेशन में कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया है, तो उसे जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत जो बोनस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी ऐसे संस्थान पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस which made contract with employees based on productivity linked bonus, अब देखिए यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस का कॉन्ट्रैक्ट किया है कर्मचारियों के साथ, तो फिर ऐसे संस्थान पर भी एक्ट लागू नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या है कि ये कर्मचारियों को एक प्रकार से मोटिवेट करने का तरीका है कि यदि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे तो उन्हें एक सर्टेन अमाउंट में बोनस का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑलरेडी एग्रीमेंट यदि संस्थान ने अपने कर्मचारियों के साथ कर लिया है तो उस पर फिर ये एडिशनल तौर पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनी अदर इंस्टीट्यूशंस specified by the appropriate government। अब देखिए इनके अलावा यदि कोई और संस्थान है जिसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, समुचित सरकार ने स्पेसिफाई किया है, निर्दिष्ट किया है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो क्लास में हमने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किन ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है और किन पे नहीं होता, इसके बारे में डिटेल से समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।